गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान सूत्र 366। तो भाई आई होप आपने जो प्रीवियस क्लासेस थी जो इंटेलिजेंस की थी वो आपने रिवाइज कर ली होंगी। तो आज हमारी क्लास है जो कि जो हमने इंटेलिजेंस चैप्टर पढ़ा था उसी के पीवाईक्यू और एमसीक्यू हम करने वाले हैं। जो पीवाईक्यूज हैं वो जितने भी अपने मल्टीपल एग्जाम से, कोई सीटेट हो, एचटेट हो, या फिर जो अपने डी ट्रिपल एस बी, केवीएस, रीट वगैरह जिस भी एग्जाम पे बेस हैं, सारे जो इंटेलिजेंस टॉपिक पे बेस जितने भी हैं वो सारे मैं एमसीक्यूज आज मैं पीवाईक्यूज में लेके आया हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी कैन मूव फर्दर। तो अभी तक अगर किसी ने ज्ञान सूत्र चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज जाके पहले सबसे पहले ये चैनल सब्सक्राइब कर लो। और उसके बाद जब हम आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे, अकॉर्डिंग टू स्पेयरमैन टू फैक्टर थ्योरी इंटेलिजेंस जी फैक्टर रेफर टू। तो देखो भाई, स्पेयरमैन की जो अपनी मल्टीपल इंटेलिजेंस ना, स्पेयरमैन की जो टू फैक्टर थ्योरी है उसके बारे में ये क्वेश्चन है। इसके अंदर इसके अंदर इन्होंने जी फैक्टर के बारे में पूछा है। तो जी फैक्टर के बारे में कौन सी चीजें हैं, सबसे पहले देखो जी फैक्टर किस चीज को इंडिकेट करता है, उस चीज के बारे में हम देखते हैं। इन्होंने दो टाइप के टू फैक्टर, एक जी फैक्टर दिया था इन्होंने और दूसरा दिया था एस फैक्टर। इन दोनों के बारे में अभी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ग्रुप फैक्टर प्रेजेंट द स्पेसिफिक एबिलिटी। तो भाई ये जी डिनोट किसको करता है? जी ग्रुप को डिनोट नहीं करता, जी डिनोट जिसको भी करता है उसके बारे में देखते हैं, पर डेफिनेटली ग्रुप फैक्टर को डिपेंड नहीं करता। जो कि अपना प्राइमरी मेंटल एबिलिटी है उसके अंदर ये जो है उसके अंदर ग्रुप डिपेंड करता है। तो ग्रुप हमारे ग्रुप की वजह से इसे हम एलिमिनेट कर देंगे। दूसरे बात में जेनेटिक फैक्टर डिटरमाइनिंग द इंटेलिजेंस। तो जो जेनेटिक फैक्टर है, ऐसा कोई भी फैक्टर हमने मेंशन नहीं किया किसके अंदर, ग्रोथ के ना सॉरी इंटेलिजेंस के अंदर जेनेटिक फैक्टर होते हैं बट वो इंटेलिजेंस को डिटरमाइन नहीं करते अकॉर्डिंग टू स्पेयरमैन थ्योरी। पर्टिकुलर जिसका नेम मेंशन किया गया है उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। तो जेनेटिक भी नहीं होगा और ना ही ग्रोथ फैक्टर होगा। ग्रोथ हमारा किससे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमारे अलग चैप्टर है जो कि इंटेलिजेंस से डिपेंड नहीं करते, एसोसिएटेड नहीं होते। तो जो है जनरल फैक्टर अंडरलाइनिंग ऑल इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। तो जो सबसे पहला हमारा कीवर्ड है जो जनरल जिससे डिनोट करते हो जनरल फैक्टर आता है, जनरल फैक्टर है, तो उसी से ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में देख लेते हैं इसमें सेकंड वाली चीज, जो इसमें कौन सी, जो स्पेसिफिक फैक्टर आता है। स्पेसिफिक जो स्पेसिफिक फैक्टर की बात करते हैं, स्पेसिफिक फैक्टर के अंदर कौन सी चीजें आती हैं? देखो जनरल फैक्टर, जनरल इंटेलिजेंस इन्होंने बताया है और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस बताया है। जनरल फैक्टर इंटेलिजेंस के अंदर कौन सी चीजें आती हैं? जो हम डे टू डे लाइफ में, एवरीडे लाइफ में जो टास्क हम करते हैं, परफॉर्म करते हैं, जो एक किसी भी चीज को देख के उसके अंडरस्टैंड को ना उसकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर लेना, किसी भी प्रॉब्लम का एक ओवरव्यू, क्विक ओवरव्यू ले लेना, तो वो जनरल फैक्टर के अंदर आ है। किसी स्पेसिफिक एबिलिटी, मतलब आप मैथ में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आप लैंग्वेज में अच्छा हो, या फिर आप किसी स्पेसिफिक स्पेक्टिकल में, जैसे मतलब किसी चीज को देख के उसका जैसे मैप्स वगैरह हो गए या फिर कुछ ड्राइंग वगैरह बनाने में, उन सब में आप अच्छे से परफॉर्म करते हो। तो वो दो चीजें हो गई, वो किसी में एक स्पेसिफिक फैक्टर में चलेगी जो कि लॉजिकल थिंकिंग वगैरह उन सब में। जनरल फैक्टर इंटेलिजेंस को बेस्ट माना है इन्होंने, क्योंकि जो ओवरऑल अगर बेस्ट परफॉर्म करेगा वो आगे तक जाएगा। और मतलब वो अच्छे से, मतलब वो अपने डे टू डे लाइफ में और रियल लाइफ में अच्छे से यूटिलाइज कर पाएगा, परफॉर्म कर पाएगा। ये इसके कुछ जो 1904 में जो हमारी इंटेलिजेंस की जो फैक्टर थ्योरी है इन्होंने दी थी, जो टू फैक्टर थ्योरी की बात कर रहे हैं। जी फैक्टर जनरल इंटेलिजेंस को डिनोट करता है, जो कौन सी इंटेलेक्चुअल टास्क वगैरह और कंट्रीब्यूट सक्सेस वगैरह, कोग्निटिव, वेदर सॉल्विंग, मैथमेटिकल और वर्बल रीजनिंग, स्पेक्टिकल टास्क। ठीक है। उसके बाद में हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग की एक्सेप्ट एक्सेप्ट कि इनमें से कौन सा हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी को फॉलो नहीं करता। हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी में से नहीं है तो उस चीज के बारे में देखते हैं। तो देखो हार्वर्ड गार्डनर ने कितनी, अभी इन्होंने स्टार्टिंग में इसे कितने, एट टाइप की जो इंटेलिजेंस के बारे में बताया था, पर अभी नाइन्थ वाली भी एक एग्जिस्टेंशियलिज्म जो इन्होंने ऐड कर दी उसी के बारे में है। जो 9 टाइप की हो गई अभी इनकी इंटेलिजेंस थ्योरी, ये एक फैक्टर पूछ सकता है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो देखो ये लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की भी बात करता है,
ये बॉडली काइनेस्थेटिक की भी बात करता है और नेचुरल इंटेलिजेंस की भी बात करता है, जो कि किसकी, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात हार्वर्ड गार्डनर नहीं करते। इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कौन करता है, हमारे जो डेनियल गोलमैन थे, वो अपने इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, जो अपने अपने और दूसरों के मतलब सेल्फ और अदर्स के इमोशंस को कैसे कोई अच्छे से यूटिलाइज कर अंडरस्टैंड कर पाता है, उसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक के अंदर कौन सा आएगा, जिसके अंदर जो लिंग्विस्टिक के अंदर जो लैंग्वेज से रिलेटेड, जो कि उसको वर्बल में और रिटर्न में जो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, जैसे टीचर हो गए, लॉयर हो गए, राइटर हो गए, कि उनकी एबिलिटी जो अपने वर्ड्स को अच्छे से ग्रैब करना जानते हो, वर्ड्स के थ्रू किसी को मैनिपुलेट कर ले, वो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में आएगा। बोल्डली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में जो एथलीट्स होते हैं और जो बॉडी का मतलब अपने फिजिक का ज्यादा यूज करते हैं, उसमें ज्यादा फिट होते हैं, वो बोल्डली काइनेस्थेटिक में आएगा। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस के अंदर वो आते हैं जो किसकी, अपने नेचर से सबसे ज्यादा करीब होते हैं, जैसे बोटनिस्ट, जूलॉजिस्ट हो गए, जो रियल लाइफ से और चीजों से ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, उनकी बात हम करते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया, नहीं आया हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, according to Thurson primary mental ability theory, how many primary mental ability did he आइडेंटिफाई। तो जो अभी जो क्वेश्चन किसका है, जो थर्स्टन की प्राइमरी मेंटल एबिलिटी है, उसके फैक्टर्स पूछे, कितने में आइडेंटिफाई इन्होंने किया। तो ना तो भाई इन्होंने 5 में किया था, ना इन्होंने 9 में किया था, ना इन्होंने 12 में, इन्होंने किसमें, जो 7 है, 7 फैक्टर्स इन्होंने दिए थे, वो 7 फैक्टर कौन कौन से हैं, वो वर्बल एसोसिएशन है, देखो इसमें कौन कौन से हैं, कि वर्बल कॉम्प्रिहेंशन है, वर्ड फ्लुएंसी है, न्यूमिक नंबर फैसिलिटी है, स्पेक्टिकल विजुअलाइजेशन है, एसोसिएटिव मेमोरी है, प्री कैप्चुअल स्पीड है, और रीजनिंग की बात इन्होंने करी है, जो कि 1938 में इन्होंने अपने एनालिसिस के बेसिस पे जो फैक्टर थी, जो इनका पूरा नाम लुइस लियोन थर्स्टन है। ठीक है भाई, थर्स्टन अपोज एक्सपेरिमेंट सिंगल फैक्टर थ्योरी, इन्होंने जनरल फैक्टर की अपोज किया था। ठीक है भाई, उसके बाद में अल्फा बी ने इंटेलिजेंस टेस्ट वाज ओरिजिनली डिजाइन बाय। तो देखो ये अल्फा बी ने कौन थे भाई, ये अल्फा बी ने 1904 में सबसे पहले इस टेस्ट के बारे में बताया। ये कौन थे भाई, एक फ्रांस के थे, फ्रांस के साइकोलॉजिस्ट से। इन्होंने किस चीज के बारे में ओरिजिनली ये चीज किसके बारे में बताई थी, जो ओरिजिनली ये टेस्ट किस चीज के लिए ऑर्गेनाइज किया था, इन्होंने किया था जो ओरिजिनली ये टेस्ट स्पेशली एजुकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, जो जिनको इन्होंने क्या किया कि नॉर्मल लोगों पे टेस्ट किया, नॉर्मल बच्चों पे, और जो स्पेशल जिनको नीड थी, मतलब किसको स्पेशल अटेंशन की जिन्हें जरूरत थी, उनको उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करके और उन्हें स्पेशल नीड देने के लिए ये सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट इन्होंने स्टार्ट किया था। तो मेजर अडल्ट इंटेलिजेंस फॉर मिलिट्री पर्पज, नहीं भाई मिलिट्री पर्पज के लिए नहीं था, मिलिट्री पर्पज के लिए जो आर्मी अल्फा अल्फा और आर्मी बीटा टेस्ट इन्होंने दिए थे, जो इन्होंने नहीं मतलब जो क्या बोलते हैं इनकी अडल्ट इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए। उसके बाद में आइडेंटिफाई गिफ्टेड चिल्ड्रन फॉर स्पेशल प्रोग्राम, इन्होंने गिफ्टेड के मतलब स्पेसिफिकली गिफ्टेड के लिए नहीं था, इन्होंने स्पेशल एजुकेटर ना स्पेशल एजुकेशनल नीड वाले बच्चों को आइडेंटिफाई करने के लिए किया था। तो आइडेंटिफाई चाइल्ड हु नीड स्पेशल एजुकेशनल असिस्टेंट, तो भाई ये जो सी वाला अपना करेक्ट आंसर है। कंपेयर इंटेलिजेंस अक्रॉस द डिफरेंट कल्चर्स के बारे में नहीं दिया था इन्होंने, ये डिफरेंट कल्चर्स के बारे में नहीं था, ये सिंगल एक कल्चर पे बेस्ड था, ये कल्चर बाइस है, ये फ्रांस के कल्चर पे बेस ये टेस्ट था, ये अदर कल्चर में नहीं, कल्चर बाइस टेस्ट इन्होंने दिया था। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना अगर दोबारा आगे कहीं पूछते हैं तो। देखो और इन्होंने कौन सी चीज के बारे में बताया था, इन्होंने एक चीज के बारे में और बताया था, जो कौन सी, हाँ वो आगे देख लेंगे हम। जो मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा था, मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज के बारे में, ये इसी में आ गया कि द कॉन्सेप्ट ऑफ द मेंटल एज वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, कौन से जो मेंटल एज का कॉन्सेप्ट है वो किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, मेंटल एज पर्टिकुलरली अगर मेंटल एज की बात करेगा, देखना आगे आएगा ये टर्म्स आएंगी। सबसे पहले मेंटल एज की जो बात करते हैं वो डेविड वेस्लर, वेस्लर ने किस चीज के बारे में दिया था, इन्होंने स्केल इंटेलिजेंस स्केल दिया था, वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल के टेस्ट के बारे में इन्होंने बताया था। तो उन्होंने नहीं दिया मेंटल एज कॉन्सेप्ट, अल्फा बीने ने दिया था। इन्होंने अल्फा बीने ने 1904 में जो कौन सा एक, और 1912 में जो स्पेमैन थे उन्होंने क्या दिया था, आईक्यू के बारे में उन्होंने बताया था, और आईक्यू निकालने का फॉर्मूला इन्होंने 1912 में उस पर काम किया था, वो कौन सा था, मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। मेंटल एज मतलब अपने जो दिमाग की, जो अपने माइंड की जो एज है उसकी बात में बात करते हैं। क्रोनोलॉजिकल एज मतलब जो एग्जिस्टिंग, जो जब से बर्थ टू टिल डेट, जो आज तक की एज है उस चीज के बारे में बात करते हैं, टिल डेट।
कि मतलब अभी तक जितनी एज है वो अपने क्रोनोलॉजिकल, मेंटल मतलब अपने माइंड की, माइंड की एज क्या है, माइंड एज मतलब कि अगर एक बच्चा 6 क्लास का, वो 10th क्लास की मतलब प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है, मतलब एक 6 क्लास में बच्चा कितना साल का होगा, अगर एक 6 क्लास में बच्चा अगर 12 साल का है, तो उसके बाद में अगर वो क्या बोलते हैं, एक बच्चा 6 क्लास में 10 साल का है और वो 8th क्लास के बच्चे की प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है, मतलब 8th क्लास में बच्चा 12 साल का होता है, तो उसका मेंटल एज कितनी, 12 है। और अगर वो इस चीज को परफॉर्म कर रहा है तो कितना, ये अपनी उसकी आईक्यू अगर हम निकालना चाहें तो 12 × 100 120, 120 उसकी क्या आएगी, आईक्यू आएगी, जो कौन सी, 120 आईक्यू है जो कौन सी, अबोव एवरेज। और एवरेज कितनी होती है, 19 से लेके 110 तक, जो एवरेज आईक्यू आती है। देखो चार्ल्स स्पेरमैन ने, इन्होंने भी थ्योरी दी थी, और रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने, इन्होंने भी इंटेलिजेंस थ्योरीज दी थी, जिन्होंने मेंटल एज के बारे में इन्होंने नहीं बताई, इनकी थ्योरीज के भी अभी आगे क्वेश्चन है, उस चीज के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में यही सेम चीज इन्होंने यहाँ पे दे रखी है, ये आप पढ़ लेना थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन। स्टेनबर्ग, टेट्रार्की थ्योरी ऑफ द इंटेलिजेंस डज नॉट इंक्लूड, टेट्रार्की थ्योरी जो किसने, स्टेनबर्ग ने दी थी, जो कि किसमें, टेट्रार्की थ्योरी में कौन सा इंक्लूड नहीं है भाई, देख जब भी एग्जाम देते हो तो उसमें जैसे नोट जैसे वर्ड है, ओनली वर्ड है, उनको हमेशा मार्क करके देखना। ठीक है, उसके बाद में कंपोनेंशियल कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस, कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये कौन सा, एनालिटिकल, एनालिटिकल की बात कर रहा है, एक्सपीरियंस हमारे एक्सपीरियंस की बात कर रहा है, कॉन्टेक्स्ट हमारे जो रियल लाइफ की उन सब चीजों की बात कर रहा है। तो जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, ये किन्होंने डेनियन गोरमेल ने इनके बारे में 1980 में बताया था। तो जो इमोशनल इंटेलिजेंस इसका पार्ट नहीं होगा, बाकी तीनों इसी के पार्ट है। ठीक है, इसको भी हम देखते हैं, देखो इन्होंने 3 टाइप की दी है, जो कौन सी, 1985 में इन्होंने इस चीज के बारे में बताया था, जो कौन सी, टेट्रार्की थ्योरी, इसके बारे में इन्होंने कौन सी, एनालाइज, इवेल्युएट और जज कंप्रीहेंशन के बारे में बात करे थे, जो एनालिटिकल की बात करते हैं। एक्सपीरियंस और क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंस को क्रिएटिविटी के नाम से भी जाना जा सकता है, इंटेलिजेंस क्रिएट, डिजाइन, इन्वेंट, इमेजिन। कॉन्टेक्स्ट को प्रैक्टिकल नाम से इंटेलिजेंस जाता है, जो एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज, रियल वर्ल्ड सिचुएशन, अडेप्ट द एनवायरमेंट। इमोशनल इंटेलिजेंस पेयर कॉन्सेप्ट ऑफ द पीटर सोल्वे एंड मेयर। देखो इन सब चीज का अलग अलग है, जो पीटर सोल्वे और जॉन मेयर ने 1990 में दिया था, और पॉपुलराइज बाय जो डेनियल गोलमैन ने 1980 ना सॉरी 95 में दिया था, लास्ट टाइम वो ठीक कर लेना। जो टर्म इंटेलिजेंस क्वेश्चन, जो इंटेलिजेंट क्वेश्चन की बात आ रही है, आईक्यू की बात आ रही है, आईक्यू को क्या बोलते हैं हम, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, जो कोइन किसके द्वारा की गई थी। अब यहाँ पे ये चीज आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है, कि यहाँ पे आईक्यू का फॉर्मूला देने वाले ये थे, जो आईक्यू टर्म थी उसमें मेंटल एज की, एम ए जो बात करते हैं, मेंटल एज की बात अल्फ्रेड बी ने की थी, बट थर्सन साइमन ने भी नहीं करी, लुइस चम्मन ने नहीं करी, जो विलियमसन थे, विलियमस्टन ने किसके बारे में, जो आईक्यू के बारे में इन्होंने बताया। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, कभी अल्फ्रेड बी ने करके आ जाओ आप, तो वो चीज आपको ध्यान है, विलियमस्टन ने 1912 में इस चीज के बारे में बताया था, जो कि इन्होंने मेंटल एज, क्रोनोलॉजिकल एज के बारे में किस चीज ने, जो ना सॉरी अपना बीने ने इस चीज के बारे में बताया था, इन्होंने यूज किया था, जो मेंटल एज को बताने वाले बीने थे। ठीक है, देखो इन्होंने, दिस फॉर्मूला टेक्स बीने कॉन्सेप्ट ऑफ द मेंटल एज एंड क्रिएट द रेशियो, अलाउ द कंपेरिजन अक्रॉस द डिफरेंट क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, उसके बाद में जेफी गिलफोर्ड स्टार द इंटेलेक्चुअल मॉडल प्रपोज दैट इंटेलिजेंस हैज, इंटेलिजेंस के जेफी गिलफर्ड के अकॉर्डिंग, जैसे आपने यूनी फैक्टर पढ़ा, मल्टी फैक्टर पढ़ा, टू फैक्टर पढ़ा, टेट्राइकी पढ़ा, हार्वर्ड गार्डनर के जो क्या बोलते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस पढ़ी, तो उसी बेसिस पे जब हम आते हैं जेपी गिलफर्ड के, तो उन्होंने कितने फैक्टर के बारे में बताया, उन्होंने भाई टोटल फैक्टर उन्होंने 19 के बारे में भी नहीं बताया, 120 के बारे में भी नहीं था, उन्होंने 150 फैक्टर्स के बारे में बताया था। वो 150 फैक्टर्स कौन कौन से हैं वो हम आगे डिस्कस करते हैं, वो जैसे 5 और 6 फैक्टर्स के बारे में इन्होंने बताया था। तो जैसे 5 फैक्टर्स कौन से, देखो जेफी गिलफर्ड प्रपोज द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडल 1967 में इन्होंने इंटेलिजेंस का जो बताया, इन्होंने मल्टी फैक्टर्स के अंदर जो अपना इनके फैक्टर्स थे वो किस बेसिस पे इन्होंने डिवाइड किए, जो इन्होंने देखो 5 टाइप इन्होंने, कोग्निटिव, मेमोरी, डाइवर्जेंट प्रोसीजर, प्रोडक्शन, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन और इवेल्यूशन, 5 टाइप ये इन्होंने बताया। फिर कंटेंट के बेसिस पे, ये ऑपरेशन के बेसिस पे थी, और ये अभी कंटेंट के बेसिस पे 5 टाइप इन्होंने कौन से बताए, विजुअल, ऑडिटरी, सिंबॉलिक, सिमेंटिक और बिहेवियरल। फिर इन्होंने प्रोडक्ट के बेसिस पे इन्होंने 6 टाइप बताए, यूनिट, क्लास, रिलेशंस,
रिलेशन सिस्टम्स ट्रांसफॉर्मेशन एंड इम्प्लाइज। तो इनको कैलकुलेट इन्होंने कैसे किया, जैसे हर एक के अंदर 5 टाइप हो गए और 5 के अंदर 5 5 और 6, तो ये टोटल इन्हें मल्टीप्लाई किया तो 30 इंटू 150। ठीक है, तो ऐसे करके इन्होंने 150 फैक्टर्स को इन्होंने बताया है, और इसी चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कैटर एंड हॉर्न फ्लूइड इंटेलिजेंस जीएफ। देखो कैटल और इन्होंने हॉर्न ने मिलके कौन सी भाई दो टाइप की दी थी, एक फ्लूइड इंटेलिजेंस के बारे में दी थी, एक क्रिस्टल इंटेलिजेंस के बारे में दी थी। जो इन्होंने बताया इनके अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। देखो फ्लूइड इंटेलिजेंस के बारे में, वो फ्लूइड इंटेलिजेंस के अंदर वो चीजें आती हैं जो क्या होती हैं कि जैसे हमारी इंटेलिजेंस होती है, हमारी जैसे थिंकिंग, रिमेंबर पावर, मेमोरी पावर, ये सब चीजें क्या होती हैं कि एक बार एज बढ़ने के साथ बढ़ती हैं, फिर जैसे जैसे एज ओल्ड एज की तरफ हम जाते हैं, हमारे एडल्टहुड से ओल्ड एज की तरफ जाते हैं, तो मेमोरी वगैरह जो हमारी रिटेंशन पावर है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तो उस चीज के बारे में फ्लूइड इंटेलिजेंस बात करता है। क्रिस्टल इंटेलिजेंस के अंदर कौन सी चीजें आती है, क्रिस्टल इंटेलिजेंस के अंदर वो चीजें आती हैं जो एज के साथ बढ़ती, जैसे हमारी चीज को एक्सपीरियंस हो गया, हमारी वोकैब होगी, वो सब चीजें क्या करेंगे एज के साथ साथ बढ़ती जाती हैं। ठीक है, तो अब उनको देखते हैं। देखो इंक्रीजिंग विद द एज एंड एक्सपीरियंस, तो देखो ये जो हमारी कौन सी क्रिस्टल इंटेलिजेंस का ये एग्जांपल है, तो ये नहीं होगा। इन्वॉल्व एक्वायर्ड नॉलेज एंड स्किल, एक्वायर्ड नॉलेज और स्किल्स क्या करते हैं, जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे वो एज के साथ बढ़ती जाती हैं, तो वो भी नहीं होगा। डिक्लाइन ग्रेजुअली आफ्टर द अर्ली चाइल्डहुड, कि अर्ली एडल्टहुड, सॉरी अर्ली एडल्टहुड के बाद में क्या होती है, धीरे धीरे कम होने लगती है, तो ये हमारा सही आंसर है। डिक्लाइनिंग वाली आ गई, मेमोरी रिटेंशन पावर हो गई, टास्क को याद करने की हमारी क्या बोलते हैं वो सब चीजें हमारी इसके अंदर हो गई। इट मेजर बाय द वोकेबलरी टेस्ट, वोकेबलरी टेस्ट भी किससे, जो हमारी क्रिस्टल इंटेलिजेंस है उससे मेजर किया जाए। दो टाइप की बताई है इन्होंने, हॉर्न एंड कैटल ने, दो टाइप की, वो कौन कौन से, क्रिस्टल और फ्लूइड। ठीक है, इन्होंने यहीं पे देखा, देखो क्रिस्टल इंटेलिजेंस, कैटल, हॉर्न, डिस्टिंग्विश जो अपने फ्लूइड इंटेलिजेंस है इसके बारे में। ठीक है, Daniel Goleman popularized the concept of the emotional intelligence which include accept। तो कौन कौन से जो से डेनियल गोलमैन ने क्या किया, पॉपुलराइज किया था, कब किया था इन्होंने पॉपुलराइज, जैसे इन्होंने 1995 में इसे पॉपुलराइज किया था, इसके बारे में 1990 ने इसके बारे में सबसे पहले बताया गया था। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, लॉजिकल रीजनिंग और एम्पैथी। तो भाई जो कौन सी सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन और एम्पैथी, ये किसका भाई, हमारा जो हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करता है। हमसे नोट पूछा है, एक्सपेक्ट एक्सेप्ट पूछा है, तो एक्सेप्ट लॉजिकल रीजनिंग को छोड़ के बाकी सब इमोशनल इंटेलिजेंस के पार्ट होंगे। सेल्फ अवेयरनेस में अपने आप के खुद के बारे में अवेयर होना, सेल्फ रेगुलेशन में अपने आप को किसी सिचुएशन में कैसे कामली रिएक्ट करना है उस चीज के बारे में। एम्पैथी, अपने जैसे दूसरे की सिचुएशन, दूसरे में जो चीजें हो रही है उसको अपने आप को वहां पे रख के उस चीज के बारे में, अपने आप को उस जगह रख के उस चीज के बारे में सोचना, उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना, दूसरे की जगह पे जाना, वो एम्पैथी एम्पैथी होता है। ठीक है भाई, उसके बाद में नेक्स्ट कि द कॉन्सेप्ट ऑफ द सोशल इंटेलिजेंस वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। देखो सबसे पहले देखो सोशल इंटेलिजेंस के बारे में, देखो सबसे फर्स्ट इंट्रोड्यूस पूछा है तो उस चीज के बारे में हमें ध्यान रखना है। देखो हार्वर्ड गार्डनर ने सोशल इंटेलिजेंस के बारे में बताया, जिसमें इंटर और इंट्रा पर्सनल स्किल के बारे ना, इंट्रा पर्सनल स्किल्स के बारे में इन्होंने बताया, तो ये वाला हमारा नहीं होगा। इन्होंने बताया सोशल स्किल इन्होंने इंक्लूड किया है, बट इन्होंने फर्स्ट पूछा है, तो फर्स्ट में हार्वर्ड गार्डनर नहीं है, इन्होंने बाद में उस चीज के बारे में बताया है। एडवर्ड थॉर्नडाइक, इन्होंने सबसे पहले किसके बारे में, सोशल इंटेलिजेंस के बारे में बताया है। उसके बाद में डेनियल गोलमैन ने इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर सोशल फैक्टर को इन्वॉल्व किया है, बट वो ओवरलैप कर दिया, दो चीजों के साथ मिक्स कर दिया, बट वो बाद की चीजें हैं। और जो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग थे, उन्होंने भी अपने प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस वगैरह उनके बारे में जब रियल लाइफ की बात करते हैं तब उन्होंने उस चीज को किया। देखो एडवर्ड थॉर्नडाइक फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द सोशल इंटेलिजेंस 1920, जैसे टाइटल इंटेलिजेंस एंड इट्स यूजेस पब्लिश हैपर मैगजीन, अपने हर्पर मैगजीन से है, उसके अंदर इन्होंने सबसे पहले पब्लिश किया था। और ही डिफाइन द सोशल इंटेलिजेंस एज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड मैन एंड वुमेन, बॉयज एंड गर्ल्स, टू एक्ट वाइजली इन ह्यूमन रिलेशंस। थॉर्नडाइक प्रपोज दैट इंटेलिजेंस शुड बी डिवाइड इनटू थ्री में इन्होंने कौन कौन सी जो थ्री फैक्टर्स बताए थे, उन्होंने अब्स्ट्रैक्ट के बारे में बताया था, उन्होंने मैकेनिकल के बारे में बताया था, सोशल इंटेलिजेंस जो इनका ये सोशल इंटेलिजेंस, टू एबिलिटी टू अंडरस्टैंड मैनेज पीपल, की अपने को और दूसरों को, जो खुद को और दूसरों को अंडरस्टैंड करने की जो एबिलिटी होती है वो अपने सोशल इंटेलिजेंस के अंदर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, ए पर्सन हु इज ए गुड अंडरस्टैंडिंग मैप
चार्ट्स एंड स्पेक्टिकल रिलेशन। तो देखो नाम से ही आपको डिफाइन हो जाएगा, स्पेक्टिकल रिलेशनशिप के बारे में पूछा है, तो जिसमें भी स्पेक्टिकल रिलेशनशिप वर्ड आ रहा है वो हमारा आंसर होगा। उसके बाद में आंसर हमारा आ गया, बट अदर जो ऑप्शन है उनको देख लेते हैं। लॉजिकल मैथमेटिक्स के अंदर जो लॉजिक और मैथमेटिकली प्रॉब्लम्स होते हैं, जो एनालिटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, उन सब चीजों के बारे में जिसको अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी हो। जो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस की बात होती है, जो पेड़ पौधे, जो गार्डन्स, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो ज्यादा उससे एसोसिएटेड हो, उनके अंदर जो बॉडी काइनेस्थेटिक, जो स्पोर्ट्स एथलेटिक्स, उन सब चीजों से एसोसिएटेड होते हैं, तो वो चीज आएगी। ठीक है। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट स्टर्नबर्ग टेट्रार्की थ्योरी, a student who can effectively adapt a new classroom environment, understand social dynamics, and apply knowledge to solve everyday problems demonstrates them। तो देखो को कौन सी चीज की बात कर रहा है, जो एनालिटिकल, देखो हमारे सबसे पहले जो वो बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं जो क्या एक अडेप्ट करता है न्यू क्लासरूम को और एनवायरनमेंट को, अंडरस्टैंड सोशल डायनेमिक्स को अंडरस्टैंड करता है, अप्लाई नॉलेज सोल एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में कौन सा आएगा, तो देखो भाई जो एवरीडे लाइफ की बात करता है उसके अंदर देखो सबसे पहले देखो कंपोनेंट जो किसमें स्टर्नबर्ग की बात कर रहा है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस तो हमारा सबसे पहले बाहर हो जाता है। बच्चे हमारे पास तीन, ये किसकी एनालिटिकल की बात करता है, एनालिसिस की। उसके बाद में एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंस की बात करता है, तो वो नहीं आएगा। जो बच्चा कौन सा अपना कॉन्टेक्चुअल, जिसके अंदर कौन सा रियल वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड और प्रैक्टिकल की बात हुई थी, प्रैक्टिकल चीजों की बात हुई थी, वो हमारा होगा। तो उसी के अंदर जो कॉन्टेक्सुअल इंटेलिजेंस है उसी की बात हम कर रहे हैं, जो कि कौन सी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस स्ट्रीट स्मार्ट की जो बात करता है, जिसके बारे में 1985 में जो स्टेनबर्ग ने बताया था। उसके बाद में हु अमंग द फॉलोइंग गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। देखो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होता क्या उसके बारे में। ठीक है। कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है वो अलग अलग जगह से एक जगह पे इफेक्टिव इकट्ठा करना, ये कौन सा हमारा कन्वर्जेंट होगा। ठीक है। डाइवर्जेंट होगा एक पॉइंट ऑफ से और उन चीजों को क्या करना, फैला देना, इस पॉइंट पे आना और इस पॉइंट से मतलब पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को डाइवर्ट करना। डाइवर्ट यानी कि मतलब हम किसी टॉपिक पे काम कर रहे हैं, उस पर क्रिटिकल थिंकिंग करनी है हमें ना, हाँ क्रिटिकल थिंकिंग करनी है उस पर। डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब अलग पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए, कि मतलब मल्टीपल्स, मल्टीपल सॉल्यूशन। जब हम सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग करते हैं, सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग, पेंटिंग, कोई भी ऐसा काम जहां पे हमारी क्रिएटिविटी की जरूरत पड़ता है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग में आएगा। जैसे इसका एग्जांपल कौन होगा, मैथमेटिकल फॉर्मूला ना, क्वेश्चंस को अप्लाई करते हैं। मैथमेटिक्स क्वेश्चंस को हम एक ही तो आंसर दे सकते हैं, उसके बाद में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ गया, जो एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर भी। तो जो इसके बारे में जो दो चीजों का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, जो कि जेफी गिलफर्ड ने 1950 में जो हमारे कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में इन्होंने बताया था। देखो ओपन एंडेड, जैसे इसके अंदर कन्वर्जेंट इन्वॉल्व द ब्रिंग द टुगेदर डिफरेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अराइव ए सिंगल करेक्ट सॉल्यूशन लाइक सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम। डाइवर्जेंट थिंकिंग इन्वॉल्व जनरेटिंग द मल्टीपल क्रिएटिव सॉल्यूशन, ओपन एंडेड क्वेश्चन लाइक ब्रेन स्टॉर्मिंग, यूज ऑफ द ब्रिक्स। ठीक है, ये चीज एक बार पढ़ लेना। अकॉर्डिंग टू पियाजे थ्योरी which stage of cognitive development is characterized by ability to think abstractly and the use hypothetical deductive reasoning। तो प्याजे के अकॉर्डिंग कौन सी वो स्टेज है जिसके बारे में, जो किसमें, जिसके अंदर किस चीज की एबिलिटी टू थिंक abstractly एंड यूज hypothetical deductive reasoning, तो जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्टली सोचने का और हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग की बात करता है, वो कौन सा है। तो भाई देखो सेंसरी मोटर पर प्याजे ने कितने टोटल ये चारों स्टेज दी थी। इनका एज ग्रुप देख लो, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 और 11 से 14 या 14+। ठीक है। सबसे पहले तो ये एज ग्रुप आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, इनके अंदर कौन सी चीजें कैसे होती है उस चीज के बारे में। देखो इसके अंदर बच्चा किससे, एक सेंसेस से, अपने 5 सेंसेस होते हैं उन सेंसेस से सीखता है बच्चा, और एक ऑब्जेक्ट परमानेंस। बच्चा इस स्टेज में 18 मंथ के बाद में, जन्म से लेके 18 मंथ के बाद में वो चीज अचीव कर लेता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब होता है कि मतलब आउट ऑफ साइट आउट ऑफ द माइंड,
आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। तो मतलब इसके अंदर क्या है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस के अंदर क्या होगा कि बच्चा जब तक ये चीज अचीव नहीं कर लेता, ये चीज जब अचीव कर लेता, जब तक ऑब्जेक्ट परमानेंस अचीव नहीं होता तो बच्चे की मेंटल, जो उसके मस्तिष्क की अवस्था होती है, जैसे उसके दिमाग में चीजें, मतलब उसके सामने अगर ये फोन है, इस फोन को अगर मैंने उससे छुपा दिया तो मतलब उसके आउट ऑफ साइड, मतलब उसे दिखना बंद हो गया और वो उसके माइंड से गायब हो गई, वो चीज मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करती उसके लिए। ठीक है। जब ये चीज अचीव हो जाती है कि जब उसे पता चल जाता है कि जैसे ये फोन मेरे आंखों के सामने से दूर हुआ है, ये कहीं गायब नहीं हुआ है, ये कहीं पे अलग जगह रख दिया है और ये फोन एग्जिस्ट कर रहा है, जब उसके माइंड में ये चीज आ जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस बोलते हैं। ठीक है। प्री ऑपरेशनल स्टेज, बच्चा किस चीज से सीखता है, सिंबल से, सिंबल से बच्चा सीखने लगता है। और इसके अंदर बच्चे की स्टेज कौन सी है, होगी ईगो सेंटेरिज्म, कि बच्चा दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को एग्री नहीं करता, अपने आप को सुपीरियर मानता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एग्री करता है। इसके अंदर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 के अंदर बच्चा सी, क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन, सीरीज और रिवर्सिबिलिटी, ये चीजें बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है। बच्चा क्लासिफाई कर सकता है चीजों को, क्लासिफाई का मतलब कि सिमिलर चीजों को एक साथ रखना सीख लेगा, वो सब चीजें सीख लेगा। और कंजर्वेशन का मतलब कि बच्चा, जैसे ये 1 लीटर का मग है और ये यहाँ पे ये भी 1 लीटर का मग है, दोनों में मतलब डिफरेंस ये है कि ये थोड़ा, एक मिनट, साइज इनकी थोड़ी डिफरेंट बनानी पड़ेगी मुझे। जैसे 2 मग हैं, इस ये भी 1 लीटर है और ये भी वन, ये भी 1 लीटर है, दोनों में क्या है, सेम 1-1 लीटर पानी है। तो बच्चे को पहले क्या दिखाएगा, ये बड़ा दिख रहा है तो बच्चे को क्या लगता था, ये लंबा है तो इसका मतलब इसमें ज्यादा पानी आता है और इसके अंदर मतलब कम आ रहा है, पर दोनों की कैपेसिटी 1-1 लीटर है। बच्चा जब ये चीज समझ जाता है कि 1 लीटर बराबर ही होता है, कि 1 लीटर अगर इस चौड़े बर्तन में रखा है तो भी 1 लीटर है और 1 लीटर अगर इस लंबे में रखा है तो भी 1 लीटर है। दूसरी बात, पहले बच्चे को, आप छोटे बच्चे को देखना कि बच्चे को आप एक एक के 10 सिक्के दे दोगे तो उसे लगेगा कि ज्यादा पैसे हैं, उसे कागज का एक नोट दे दोगे तो मतलब एक 10 का नोट दे दोगे तो उसे लगेगा कि 10 रुपए कम है, और एक एक के 10 अगर आप सिक्के दे दोगे तो उसे लगेगा ये ज्यादा होता है। तो ये चीज जब बच्चा अंडरस्टैंड कर जाता है उसे हम कंजर्वेशन सोच लेते हैं, कि मतलब वो चीज। उसके बाद में रिवर्सिब्रेशन का मतलब होता है कि जब बच्चे को, जब सबसे पहले आइस, आइस से वाटर और वाटर टू आइस, आइस टू वाटर और वाटर टू आइस, जब बच्चा समझ जाता है, जब समझने लग जाता है तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिब्रेशन बोलते हैं। सीरीज का मतलब होता है कि एक सीरीज में बच्चा जैसे 1 3 5 7, या फिर जैसे कि जैसे कि ये छोटी चीज है, उसके बाद में ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, तो एक सीरीज में बच्चा एक फॉलो कर रहा है एक सीरीज को, तो ये सीरीज वाले हो गए। फॉर्मल ऑपरेशन के अंदर 11 से 14 के अंदर बच्चा इसके अंदर कौन कौन सी हाइपोथेटिकल डिडक्टिव, डिडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग और हाइपोथेटिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट और थिंकिंग एबिलिटी, वो सब चीजें जब सीख लेता है तो वो कौन से में आता है, हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल के अंदर आता है। ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा, फॉर्मल ऑपरेशन है। तो भाई अगर अभी तक आपने ज्ञान सूत्र सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सबसे पहले जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से यहाँ पे पूछ सकते हो। अगर किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, क्लास की पीडीएफ, नोट्स, अगर कुछ भी आपको चाहिए तो आप इस वाले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।